Now, today we'll be discussing some of the case laws, and the purpose of explaining these case laws to you is that you should have a practical idea that how Order 2 Rule 2 is working. Okay? So the case in point that we are going to discuss today is Alka Gupta versus Narendra Kumar Gupta. It is a case that reached Supreme Court of India. And Alka Gupta was the appellant and Narendra Kumar Gupta was respondent. And before the trial court, Alka Gupta was plaintiff and Narendra Kumar Gupta was the defendant. ठीक है, for the sake of convenience I'm telling you. अब एक चीज जान लीजिए, appellant और respondent वो partners, ये partners थे, and they had originally entered into a partnership to run an institute for preparing students for competitive examination. Institute का नाम था तक्षशिला इंस्टीट्यूट. और पार्टनरशिप डीड जो इनकी थी जिसके परसुएंस में इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया, इट वाज डेटेड 5th of April 2000. ठीक है, तो टाइमलाइन पे गौर करिएगा. अब 29 जून 2004 को अपेलेंट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल. अपेलेंट कौन? अलका गुप्ता. शी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल एंड एग्रीड टू सेल a property which was situated in Sector 8 Rohini along with 50% of share of Messrs Takshila Institute along with the goodwill as well. तो इन्होंने क्या agreement to sell में agree किया to sell? पहला property that was situated in Sector 8 रोहिणी. अब property की details आपके लिए इतनी important नहीं है, बस इतना जानिए there was a property involved. ठीक है, it used to be an office of this Takshila Institute. तो वो property sell की. अपना तक्षशिला इंस्टीट्यूट में जो 50% की जो गुडविल थी वो भी इन्होंने सेल की, और प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी राइट्स, टाइटल, इंटरेस्ट, ईजमेंट्री, फैसिलिटीज और प्रिविलेजेस बन रहे थे वो सारे सेल किए इन्होंने. ठीक है, अब उस एग्रीमेंट के अंदर जो टोटल कंसिडरेशन पे करनी थी वो थी 21,50,000 रुपए. अपेलेंट को एडवांस में कितने मिले? 7.5 लाख रुपए. एडवांस मिलने के बाद अलका गुप्ता, वो वॉज द अपेलेंट, उन्होंने सेल डीड एग्जीक्यूट की. ठीक है, इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, और प्रॉपर्टी बेच दी अलॉन्ग विद द गुडविल ऑफ तक्षशिला इंस्टीट्यूट, जितना भी उनका शेयर बन रहा था. अब हुआ क्या कि जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने बोला कि मैं बाद में आपको 12 लाख रुपए दे दूंगा, पहले आप सेल डीड एग्जीक्यूट कर दीजिए. अपेलेंट ने कहा ठीक है, सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी अंडर एग्रीमेंट टू सेल. अब भाई इन्होंने बाद में 12 लाख रुपए नहीं दिए. सो व्हाट शी डिड, शी फाइल्ड अ सिविल सूट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली फॉर द रिकवरी ऑफ ₹12 लाख अंडर द एग्रीमेंट टू सेल. और क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कोर्ट को कि 12 लाख रुपए का बैलेंस है, इनको देना है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. कोर्ट ने कहा ठीक है. उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल देखा एग्रीमेंट टू सेल इज डेटेड 29 जून 2004. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, कोर्ट ने सूट डिक्री कर दिया अलका गुप्ता के फेवर में. ठीक है, प्लेंटिफ के फेवर में सूट डिक्री कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ ₹12 लाख अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट 7% पर एनम विद द इफेक्ट फ्रॉम 30th August 2004. ठीक, इस डेट से लेके टिल द डेट ऑफ द डिक्री. दैट डेट ऑफ द डिक्री भी बता देता हूं. डिक्री कोर्ट ने पास की थी in the favor of Alka Gupta on 25th November 2006. Come to think of it, इनका सूट बड़ी जल्दी डिसाइड हो गया था. खैर, ट्रायल कोर्ट ने यही डिक्री किया कि फ्रॉम द दिस डेट 30th August 2004 से लेके टिल द डेट ऑफ डिक्री आपको 7% पर एनम पे इंटरेस्ट पे करना है 12 लाख का, और 12 लाख की रिकवरी के लिए डिक्री पास कर दी कि दैट द रिस्पोंडेंट हैज टू पे द अपेलेंट अलका गुप्ता 12 लाख रुपीस. ठीक है, ये पहला सूट था. तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि जो फर्स्ट सूट था दैट वाज फाइल्ड अंडर ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, उसके बेसिस पे द अपेलेंट वन, जो अपेलेंट जो ओरिजिनल प्लेंटिफ थी ट्रायल कोर्ट के सामने, वो जीत गई. और ट्रायल कोर्ट ने एक डिक्री पास की किसके फेवर में? प्लेंटिफ के फेवर में. ठीक है, प्लेंटिफ जो कि अलका गुप्ता थी उनके फेवर में डिक्री पास की, और रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट किया, जो कि ट्रायल कोर्ट के सामने डिफेंडेंट थे, उनको डायरेक्ट किया कि 12 लाख रुपए पे करिए और 7% इंटरेस्ट दीजिए. ठीक है, फिर जो अलका गुप्ता थी
उन्होंने एक दूसरा सूट फाइल किया। इसके बाद दूसरा सूट जो था ये इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। और दिल्ली हाई कोर्ट में कैसे फाइल किया? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कई मैटर्स में, ठीक है। अगर एक मैटर पुराने टाइम पे 20 लाख से ऊपर हुआ करता था तो दिल्ली हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता था, ठीक है, क्योंकि ये केस है 2010 का। तो उस टाइम पे दिल्ली हाई कोर्ट 20 लाख के ऊपर के जितने भी मैटर होते थे वो उसके पास आते थे। प्लेंट में वैल्यूएशन के बेसिस पे पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली हाई कोर्ट का ही बनता था। अभी क्या हो गया, करंट टाइम में 2 करोड़ के ऊपर के मैटर दिल्ली हाई कोर्ट सुनता है, ठीक है। अब कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के आ जाने के बाद जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जज का पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है वो अप टू ₹2 करोड़ है। 3 लाख के ऊपर और अप टू ₹2 करोड़। 2 करोड़ के ऊपर गया मैटर तो किसके पास जाएगा? दिल्ली हाई कोर्ट के पास। ये करंट टाइम पे बता रहा हूँ, करंट टाइम का पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो दिल्ली हाई कोर्ट का है, ठीक है। तो कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। जब पर मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स के पास सिर्फ अपैलेट और रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन रखते हैं, वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं रखते। दिल्ली हाई कोर्ट इज़ वन ऑफ दोज हाई कोर्ट्स जिनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहते हैं, इन दी ईयर 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक सूट डाला फॉर द रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स। किसके लिए? रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स फॉर द पीरियड 5th of April 2000 टू 31st जुलाई 2004, ठीक है। मतलब लगभग 4 साल के पीरियड के लिए रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का एक सूट डाला अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट इन दिल्ली हाई कोर्ट। तो पहला सूट किस मैटर पे था? वो अग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे फाइल हुआ था। और दूसरा सूट किस मैटर पे है? रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे है, ठीक है। नेचर ऑफ द सूट्स पे गौर करिएगा। और रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का सूट फाइल करने के बाद ये बोला कि जो पार्टनरशिप फर्म है तक्षशिला इंस्टीट्यूट का, और जो नेचर ऑफ पार्टनरशिप थी अपेलेंट और रिस्पोंडेंट के बीच, वो पार्टनरशिप एट विल थी और इट डिसॉल्व्ड बाय इम्प्लीकेशन ऑन 31st जुलाई 2004, ठीक है। एंड जो ये वाला बात थी कि वाई द पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व्ड बाय इम्प्लीकेशन, क्योंकि पार्टनरशिप एट विल है, देन इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ये कह रही थी कि इट डिसॉल्व्ड बाय इम्प्लीकेशन बिकॉज जो रिस्पोंडेंट थे नरेंद्र कुमार गुप्ता, इन्होंने इनके और इनके साथ कुछ और लोगों के खिलाफ एक सूट फाइल किया था। और उस सूट में इन्होंने, जो नरेंद्र कुमार गुप्ता हैं, उन्होंने इन अलका गुप्ता एंड सम अदर पर्सन्स के खिलाफ एक इंजंक्शन की डिमांड की थी। खैर, तो अलका गुप्ता का ये कहना था कि जो हमारी पार्टनरशिप है इट हैज़ डिसॉल्व्ड बाय इम्प्लीकेशन, तो मैं रेंडिशन फॉर अकाउंट्स का एक सूट फाइल कर रही हूँ आपके सामने विद रिगार्ड टू द पार्टनरशिप फर्म ऑफ तक्षशिला इंस्टीट्यूट फॉर द पीरियड ऑफ 5th of April 2000 to 31st July 2004। उन्होंने साथ ही साथ she also sought a decree against the respondent for her share of profit in the said partnership and for a decree of rupees 25.28 lakh or higher amount in regard to the share of plaintiff with the interest thereon। ये इन्होंने रिलीफ डिमांड की। In the suit for rendition of account, she also sought a decree against the respondent for her share of profit in the said partnership and for a decree of rupees 25.28 lakhs or higher amount with regard to the share of plaintiff with the interest thereon। इस सूट को जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने डिफेंड किया अप्रोप्रिएटली। 3 प्रिलिमिनरी ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन उठाए गए रिगार्डिंग द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट। पहला ग्राउंड जो उठाया गया वो ये था कि द सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। दूसरा ग्राउंड जो उठाया गया वो ये था कि द सूट इज बार्ड अंडर सेक्शन 69 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बिकॉज इट रिलेटेड टू एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। और तीसरा ग्राउंड जो उठाया गया था was that the suit was liable to be dismissed for material suppression of facts and approaching the court with unclean hands। साथ ही साथ ये भी एलेज किया गया था कि पार्टीज जो हैं वो क्लोज रिलेटिव हैं और जो अपेलेंट हैं अलका गुप्ता, शी इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड वाज ओनली अ स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। साथ ही साथ इट वाज कंटेंडेड that the agreement of sale dated 29th July 2004
उसके अंदर पार्टनरशिप डीड जो थी वो भी डिसॉल्व की गई थी और जितने भी क्लेम्स थे अपेलेंट के वो सेटल किए गए थे। ठीक है, ये डिफेंडेंट का कहना था। 3 प्रिलिमिनरी ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन लिए और साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि ये जो अलका गुप्ता हैं ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो शी इज ओनली अ स्लीपिंग पार्टनर। और साथ ही साथ अग्रीमेंट ऑफ सेल में पार्टनरशिप डीड थी वो भी डिसॉल्व की गई थी और जितने भी क्लेम थे अपेलेंट के वो सेटल कर लिए गए थे। ठीक है, उसके बाद कोर्ट ने एक प्रिलिमिनरी इशू बनाया। और प्रिलिमिनरी इशू क्या था कि वेदर द सूट इज बार्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा as issue raised in the suit has been directly and substantially been adjudicated between the plaintiff and the defendant in an earlier suit। ठीक है, ये बेसिकली इन्होंने इशू बनाया था। काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा इशू था। इश्यूज हमेशा ब्रीफ बनाने चाहिए, वो पैराग्राफ में नहीं होने चाहिए, बट हाई कोर्ट हैज़ फ्रेम्ड एन इशू इन अ पैराग्राफ। हमेशा याद रखिएगा, इश्यूज बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे इशू बनाने चाहिए। इसको प्रॉपरली आप ऐसे भी लिख सकते थे, वेदर दी प्रेजेंट सूट इज बार्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा और एनी ऑफ इट्स स्पीशीज देयर ऑफ। ठीक है, बाकी ये सारी डिटेल्स अंदर ही डिस्कस कर सकते थे, पर दिल्ली हाईकोर्ट ने थोड़ा आई थिंक 1 2 3 4 लाइनों का इशू उन्होंने फ्रेम किया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम आई विल टेल यू दैट यू शुडंट फ्रेम दीज सॉर्ट्स ऑफ इशूज इन योर एग्जामिनेशंस। जजमेंट राइटिंग में 1 लाइन का इशूज लिखते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते। ठीक है, वरना ये होगा कि आपको इशू लिखना नहीं आता। अब these are the high court judges, they are Lord Almighty, they can decide and write whatever they want, but as a competitive exam aspirant you can't do that, you can't write it like this। ठीक है, क्या nonetheless उन्होंने इशू फ्रेम किया ये देखने के लिए कि क्या प्रेजेंट सूट इज बार्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा और नॉट। ठीक है, फिर द सिंगल जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट डिसाइडेड दैट द सूट वाज लायबल टू बी डिसमिस समैरिली ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। पहला, that the appellant has abused the process of the court। दूसरा, appellant was unscrupulous person and the suit was based on falsehood। तीसरा, that the partnership dated 5th April 2000 was illegal and unenforceable as appellant was a government servant। आप government servant हैं, government servant हैं तो how can you carry out a partnership, right? common sense की बात है। Fourth, the suit was barred by order 2 rule 2 of CPC, ये इन्होंने ग्राउंड रखा। और फिफ्थ, द सूट वॉज बार्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अब एक चीज का ध्यान रखिए, ऑर्डर 2 रूल 2 जब भी आता है तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का पॉइंट भी आता है। ठीक है, आता जरूर है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों पॉइंट्स को होलिस्टिकली देखें, तभी मैं ये केस डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि एक वन ऑफ द बेटर एग्जाम्पल्स है कि कैसे इन इश्यूज को हैंडल किया जाता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 ग्राउंड पे इस सूट को डिसमिस किया था और साथ ही साथ 50,000 रुपीज़ का कॉस्ट भी लगा दिया। ठीक है, अब ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर के प्रियम्बल पे एक चीज़ रिकॉर्ड की थी कि जब प्रिलिमिनरी इशू पे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे तो आर्ग्यूमेंट सिर्फ रेस जुडिकाटा के पॉइंट पे ही नहीं हो रहे थे, बल्कि ऑर्डर 2 रूल 2 के भी पॉइंट पे हो रहे थे और इस बात पे भी हो रहे थे कि वाई द सूट शुड नॉट बी डिसमिस्ड समैरली ऑन द ग्राउंड ऑफ री लिटिगेशन एंड अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि जब प्रिलिमिनरी पॉइंट में रेस जुडिकाटा था, ऑर्डर 2 रूल 2 नहीं था, तो फिर कैसे हाई कोर्ट ने सीधे ऑर्डर 2 रूल 2 पे आ गया। वो उन्होंने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया था कि रेस जुडिकाटा के साथ हम लोग ऑर्डर 2 रूल 2 का भी पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो भाई अपेलेंट हार गई, क्या कहते हैं, ट्रायल कोर्ट के सामने। ठीक है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आई हैं। तो इस केस में ट्रायल कोर्ट वो है दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच। तो वहाँ पे इन पे 50,000 का कॉस्ट भी लगा। देन शी फेल्ट अग्रीव्ड, तो उन्होंने एक अपील फाइल की बिफोर दी एपेलेट बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इंट्रा कोर्ट अपील। सिंगल बेंच का जो मैटर होता है वो डिवीजन बेंच के पास जाता है। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट की अपेलेंट बेंच थी, it affirmed the decision of the trial bench. It however held that as it was agreeing with the learned single judge that the suit was barred by order 2 rule 2 of CPC and that appellant had settled all her claims with the respondent under that agreement to sell, it was not necessary to decide upon the question that whether the partnership deed could be enforced in a court or not। appellant bench का बस इतना ही कहना था कि ये ज़रूरी नहीं था देखना कि पार्टनरशिप डीड एनफोर्सेबल है या नहीं।
बस इतना ही सफिशिएंट था कि ऑर्डर 2 रूल 2 से सूट बार्ड है और अपेलेंट ने अपने जितने भी क्लेम्स थे वो अग्रीमेंट टू सेल, जिसमें ओरिजिनल प्रॉपर्टी सेल की गई थी, उसी में सारे सेटल कर लिए थे। याद होगा ना, रोहिणी में जो प्रॉपर्टी सेल की गई थी उसी में उन्होंने अपने सारे इश्यू सेटल कर लिए थे। अब भाई अलका जी को अपेलेंट बेंच से भी रिलीफ नहीं मिला, तो ये पहुंची सुप्रीम कोर्ट के सामने। आर्टिकल 136 में इन्होंने स्पेशल लीव टू अपील के लिए अप्लाई किया, अपील ग्रांट, लीव ग्रांट हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए हम आपका मैटर सुनेंगे। अब जो सबसे पहला इशू जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया वो था ऑर्डर 2 रूल 2 का। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 2 रूल 2 देखा, फिर उसके बाद उन्होंने लॉ डिस्कस किया उसका। देखिए ऐसे ही आपको भी चलना है, मैंने आपको बताया ना कि बिना लॉ का एप्लीकेशन किए हाउ वुड यू नो कि फैक्ट्स पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कैसे चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू फ्रेम किया कि क्या ऑर्डर 2 रूल 2 से सूट बार्ड है या नहीं। तो व्हाट द सुप्रीम कोर्ट डिड फर्स्ट, इट डिस्कस द लॉ फर्स्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 2 रूल 2 में पहले लेजिस्लेटिव प्रोविजन निकाला, उसके बाद देखा और कहा कि ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ सीपीसी इज टू फोल्ड। फर्स्ट, it is to ensure that no defendant is sued and vexed twice with regard to the same cause of action. Second is to prevent a plaintiff from splitting of claims and remedies based on same cause of action. The effect of Order 2 Rule 2 of CPC is to bar a plaintiff who had earlier claimed certain remedies with regard to a cause of action from filing a second suit in regard to other relief based on same cause of action. It does not, however, bar a second suit which is based on a different and distinct cause of action. फिर सुप्रीम कोर्ट डिस्कस्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट ऑफ गुरबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट चल रहा है और आगे भी चलेगा जब भी ऑर्डर 2 रूल 2 की सिचुएशन आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट डिस्कस दैट जजमेंट। उस जजमेंट में क्या डिस्कस किया, गुरबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल का वो ऑपरेटिव पैरा देखा कि इन ऑर्डर दैट अ प्ली ऑफ अ बार अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 of CPC should succeed, the defendant who raises the plea must make out first that the second suit was in respect of the same cause of action on which the previous suit was based. Secondly, that in respect of that same cause of action, the plaintiff was entitled to more than one relief, and that being thus entitled to more than one relief, the plaintiff without leave of the court obtained omitted to sue for the relief on which the second suit is filed. ठीक है, एक से ज्यादा रिलीफ के लिए आप एंटाइटल्ड थे, बट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट आपने वो रिलीफ ओमिट की और फिर वो ओमिटेड रिलीफ के बेसिस पे आपने एक सेकंड सूट फाइल किया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे गुरबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल का जो पैरा पढ़ा जा रहा है, इट इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द ओमिशन ऑफ रिलीफ पार्ट। ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज इट विद द ओमिशन ऑफ क्लेम और रिलिंक्विशमेंट ऑफ द क्लेम पार्ट। ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ एक्शन। दोनों ही सिचुएशन में कॉज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। Nonetheless, Supreme Court went further and said, unless the defendant pleads the bar under Order 2 Rule 2 of CPC, an issue is framed focusing the parties on that bar to the suit, and an issue is framed focusing the parties on that bar to the suit, obviously court cannot examine or reject a suit on that ground. मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूँ, सू मोटो ये प्ली नहीं ली जाती है, डिफेंडेंट को प्लीड करना होता है ऑर्डर 2 रूल 2 पे। अब वो प्लेंट्स और सारा मटेरियल, प्लेंट प्लीडिंग सारा मटेरियल प्रेजेंट करना होता है कोर्ट के सामने। Then the Supreme Court said that the pleadings in earlier suit should be exhibited or marked by the consent or at least admitted by both the parties. The plaintiff should have an opportunity to explain or demonstrate that the second suit was based on a different cause of action. Now in this case, the respondent did not contend that the suit was barred by Order 2 Rule 2 of CPC. मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूँ, रिस्पोंडेंट ने ये ग्राउंड लिया ही नहीं था। ये हाई कोर्ट ने सीधे ये ग्राउंड फ्रेम किया था कि हम ऑर्डर 2 रूल 2 पे भी सुनवाई करेंगे। रिस्पोंडेंट ने तो ये ग्राउंड लिया ही नहीं था। सो द सुप्रीम कोर्ट इज ऑब्जर्विंग दैट ओनली, एंड सुप्रीम कोर्ट सेड नो इशू वाज फ्रेम्ड एज टू वेदर द सूट वाज बार्ड बाय ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ द CPC. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गौर किया कि कोई इशू नहीं फ्रेम किया था आपने, बट द हाई कोर्ट, बोथ ट्रायल बेंच एंड अपेलेंट बेंच, हैव erroneously assumed that a plea of res judicata would include a plea of bar under Order 2 Rule 2 of the CPC. Res judicata relates to the plaintiff's duty
to put forth all the grounds of attack in support of his claim, whereas Order 2 Rule 2 of CPC requires plaintiff to claim all the reliefs flowing from the same cause of action in a single suit. The two pleas are different and one will not include the other. The dismissal of the suit by a High Court under Order 2 Rule 2 of CPC in the absence of any plea by the defendant and in the absence of the issue in that behalf is unsustainable. अब देखिए, इश्यू ये था, सुप्रीम कोर्ट ने ये गौर किया कि मैं आपको कल भी बेसिक प्रिंसिपल्स में मैंने बताया था कि ये प्ली सुमोटो नहीं ली जाती, ऑर्डर 2 रूल 2, ये इसकी कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता. इसमें डिफेंडेंट को एक्सप्रेसली ये प्ली लेनी होती है और फिर उस प्ली लेने के बाद एक इशू फ्रेम होता है. उस इशू के फ्रेम होने के बाद प्लीडिंग्स जो प्रीवियस सूट में थी वो लाई जाती हैं और एक प्लेंटिफ को अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू एक्सप्लेन कि जो सेकेंड सूट है वो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन पे बेस्ड है. ठीक है, तो आपको ये भी पता है साथ में कि पेनल प्रोविजन है तो इसका स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन होता है, लिबरल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन होगा. तो जो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला कि हाई कोर्ट ने एरोनियसली अज्यूम कर लिया कि जब आर्ग्यूमेंट रेस जुडिकाटा पे हो रहा है तो उसके अंदर ऑर्डर 2 रूल 2 भी शामिल होगा. ठीक है, एंड नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू ऐसा हाई कोर्ट ने क्यों अज्यूम किया. क्योंकि देखिए प्रैक्टिस में जब आप जाते हैं तो आप अक्सर देखेंगे कि जब भी रेस जुडिकाटा की प्ली लेता है डिफेंडेंट तो हमेशा ऑर्डर 2 रूल 2 की भी प्ली ऐड करता है. ठीक है, वो मतलब ये नॉर्म है. अब जब भी रिटन स्टेटमेंट देखेंगे जहां पे रेस जुडिकाटा की प्ली आ रही है तो ऑर्डर 2 रूल 2 की भी प्ली ऐड की जाती है. ये नॉर्मल कोर्स है और इसीलिए हाई कोर्ट ने अज्यूम कर लिया कि रेस जुडिकाटा की प्ली है तो ऑर्डर 2 रूल 2 का भी होगा ही, हम लोग उस पर भी सुनवाई कर लेते हैं, वरना फिर अमेंडमेंट वाली मैटर्स में चला जाएगा, फिर थोड़ा और देर लगेगा. लेकिन यहां पे ही हाई कोर्ट गलती कर गया क्योंकि देखिए प्ली सुमोटो नहीं ली जाती है इसकी, यहां पे हाई कोर्ट गलती कर गया था. तो ये एक अलग चीज है कि प्रैक्टिस प्रोसीजर्स में आप रोज देखते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन इट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग टू से कि रेस जुडिकाटा के अंदर ऑर्डर 2 रूल 2 की सुनवाई इंक्लूसिव है. ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अलग अलग ग्राउंड्स हैं. ठीक है, तो उसी के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रेस जुडिकाटा रिलेट्स टू प्लेंटिव्स ड्यूटी टू पुट फोर्थ ऑल द ग्राउंड्स ऑफ अटैक इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, whereas order 2 rule 2 of the court requires the plaintiff to claim all the reliefs flowing from the same cause of action in a single suit. ये दोनों pleas different हैं and one will not include the other. Then how can you, when you are deciding the issue of res judicata, how can you hear the arguments of order 2 rule 2? प्लेंट फाइल्स पे नहीं है प्रीवियस सूट की ढंग से, प्लेंटिव को एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी है टू एक्सप्लेन कि कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है, क्योंकि ऑर्डर 2 रूल 2 की सुनवाई काफ़ी अलग नेचर की होती है. ठीक है, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों ग्राउंड्स डिफरेंट हैं और रेस जुडिकाटा की सुनवाई के अंदर ऑर्डर 2 रूल 2 की सुनवाई इंक्लूसिव नहीं हो सकती. ठीक, देन द सुप्रीम कोर्ट वेंट फर्दर एंड सेड दैट द कॉज ऑफ एक्शन ऑफ द सेकंड सूट is completely different from cause of action of the first suit and the bar under order 2 rule 2 of CPC is not attracted. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आसानी से ये दिखा दिया और ये आपको भी, आप में से कई लोग अगर प्रिंसिपल्स ध्यान रखे होंगे तो आपको ध्यान होगा, मैंने एक जगह पे एम्फसाइज भी किया था कि फर्स्ट सूट देखिए एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे, सेकंड सूट रेंडिशन ऑफ अकाउंट के बेसिस पे. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा that the first suit was for recovery of balance price under agreement of sale and the agreement dated 29th June 2004 was not an agreement relating to the dissolution of the firm constituted under a deed of partnership dated 5th of April 2000 or settlement of accounts of the said partnerships. The agreement of sale made it clear that it related to the sale of undivided half share on the second floor of Rohini, जो रोहिणी पर प्रॉपर्टी थी, and 50% share of the business that was being run in that premises along with its goodwill. The second suit जो था, that was for rendition of accounts in pursuance of the dissolution of the firm of Takshila Institute constituted under the partnership deed of 5th April 2000. तो यहाँ पे जो पहला सूट है वो अग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे, और सेकंड सूट क्या है, ऑन द इट इज बेस्ड ऑन द रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. ठीक है,
Then the Supreme Court said that the pleadings in the two suit make it clear that both the parties proceeded on the basis that the partnership between the appellant and respondent under the deed of partnership deed जो 5 अप्रैल 2000 को साइन हुई थी was only in regard to the business that was being run under the name and style of Takshila Institute जो पश्चिम विहार न्यू दिल्ली में situated है, and the appellant proceeded on the basis that the property at Rohini and the business carried out therein was not a part of partnership business under the deed. Obviously वो पार्टनरशिप बिजनेस का पार्ट नहीं था, तभी तो वो सेल हो रहा है. अगर पार्टनरशिप बिजनेस का पार्ट होता तो सेल ही क्यों होता? वो तो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म होती फिर. Then Supreme Court further noticed that even the respondent in his written statement in the first suit asserted that the partnership dated 5th of April 2000 between the appellant and the respondent did not extend to the Takshila Institute at Rohini or other places. ठीक है, तो जो रोहिणी में प्रॉपर्टी थी उसको लेके जितना भी मैटर्स थे दे वर डिफरेंट. फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि दैट कॉज ऑफ एक्शन फॉर द फर्स्ट सूट was non-payment of price under an agreement of sale dated 29th June 2004, whereas cause of action of the second suit was non-settling of accounts of a dissolved partnership constituted under a deed of 5th April 2000. दोनों cause of action distinct और different हैं. Order 2 Rule 2 of the CPC would come into play only when the both suits are based on same cause of action and the plaintiff has failed to seek all the reliefs based on or arising from the same cause of action in the first suit without the leave of the court. Merely because the agreement of sale related to an immovable property at Rohini and the business run therein under the name of Takshila Institute, and the second suit referred to a partnership in regard to the business run at Paschim Vihar, New Delhi, also under the same name of Takshila Institute, it cannot be assumed that the two suits related to the same cause of action. Further, while considering whether a second suit by a party is barred under Order 2 Rule 2 of CPC, all that is required to be seen is whether the relief claimed in both suits arose from the same cause of action. The court is not expected to go into the merits of the claim and decide the validity of the second claim. The strength of the second case and the conduct of the plaintiff are not relevant for deciding whether the second suit is barred by Order 2 Rule 2 of CPC or not. सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये बोला कि प्लेंटिफ के कंडक्ट और द बार एप्लीकेबल अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 इन दोनों का कोई भी मैच नहीं है. ठीक है, इट इज इररिलेवेंट. आपको ऑर्डर 2 रूल 2 डिसाइड करना है ऑर्डर 2 रूल 2 के प्रिंसिपल्स पे. आपको पहली चीज जो देखनी है कि वेदर इट इज बेस्ड ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन. फिर डिफेंडेंट को एक ग्राउंड लेना चाहिए सबसे पहले, आप सुमोटो नहीं ले सकते. फिर इसके इशू फ्रेम होना चाहिए, उस इशू पे एविडेंस लेड होना चाहिए, प्लीडिंग्स होनी चाहिए प्रीवियस सूट की सारी. फिर प्लेंटिफ को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. फिर ऑर्डर 2 रूल 2 के सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होने चाहिए. ये देखना चाहिए कि भाई वो रिलीफ्स पहले अवेलेबल थी, सेम कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं. पहली चीज तो यही देखेंगे कि सेम कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं, फिर बाकी मैटर्स पे आएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ पर. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर किया कि द सेकेंड सूट इज नॉट बार्ड बाय ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ सीपीसी. ठीक है, अब देखिए इतना कॉम्प्लेक्स प्रोविजन है कि हाई कोर्ट जजेस भी गलती कर रहे हैं. तो it is a very complex provision. It is at par with the res judicata. In fact, I will say that constructive res judicata is is the most complex, and after this comes order 2 rule 2. This is the second most complex provision of CPC. अब हम जरा आते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के पॉइंट पे जो इसी केस में हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था. लेकिन ध्यान रखिए जो प्ली उठाई थी डिफेंडेंट ने, हु इज द रिस्पोंडेंट इन दिस केस, नरेंद्र गुप्ता, उसने रेस जुडिकाटा की प्ली उठाई थी, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की नहीं. तो इस मैटर पे सिंगल जज की बेंच ने भी बोला था कि देखिए रेस जुडिकाटा तो नहीं लग रहा, बट प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा विल अप्लाई. ये सिंगल जज का कहना था. देखिए कॉमन सेंस की बात है, रेस जुडिकाटा तो लग ही नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि वो मैटर शुड बी हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड. जब वो हर्ड और फाइनली डिसाइडेड हुआ ही नहीं तो कहाँ से रेस जुडिकाटा लगेगा. ऑफ कोर्स यू कैन आर्ग्यू कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग सकता है. नॉनदलेस सिंगल जज की बेंच ने बोला कि रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल नहीं, पर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल है इस केस पे. अब सिंगल जज का ये कहना था
कि जो सूट है और इसमें जो ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक जो रेस किए गए प्रेजेंट सूट में प्रीवियस सूट में रेस करने चाहिए थे, ये उन्होंने एक छोटे से पॉइंट में लिख के दे दिया. अब दिक्कत ये थी कि यही जो सिंगल जज का पॉइंट था दिल्ली हाई कोर्ट के, ये अपैलेट बेंच ने भी अप्रूव कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट की. और एक फैलेसी दोनों में ही ये थी कि रीजंस नहीं बताए थे. देयर वाज जीरो रीजंस गिवन, कोई रीजन नहीं बताए थे, सीधे बोल दिया था इट इज बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा. तो ऐसे तो चलता नहीं है, को दिखाना भी तो होता है कैसे. ये इन्होंने बताया ही नहीं था अनफॉर्चुनेटली. एंड सुप्रीम कोर्ट वाज सरप्राइज्ड कि कोई भी रीजन नहीं दिया. देन द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट as far as the plea of constructive res judicata goes, both the courts have proceeded, matlab both the benches, single judge bench and the appellate bench, has proceeded on the basis that the suit was not barred by res judicata but was barred by the principle of constructive res judicata without assigning any reasons. koi reasons nahi assign kiye. The plea of res judicata is a restraint on the right of the plaintiff to have an adjudication of his claim. The plea must be clearly established, more particularly where the bar is sought on the basis of constructive res judicata. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में तो और भी क्लियरली एस्टैब्लिश होनी चाहिए. The plaintiff who is sought to be prevented by the bar of constructive res judicata should have notice about the plea and have an opportunity to put forth his contentions against the same. In this case, there was no plea of constructive res judicata, nor had the appellant plaintiff an opportunity to meet the case based on such a plea. Very important point and very rightly put by Supreme Court. Plea ली थी defendant ने कि the case is barred by res judicata. High Court said the case is not barred by res judicata but constructive res judicata. उस point पे तो ना evidence lead हुआ ना arguments हुए. But High Court ने एक one liner दे दिया. सिंगल जज बेंच ने भी, ऑनरेबल सिंगल जज बेंच ने भी एंड ऑनरेबल अपैलेंट बेंच ने भी, दोनों ने ये पॉइंट दे दिया. अब जो अनफॉर्चुनेटली जो प्लेंटिव थी शी वाज अग्रीड विद इट. ये गई सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने वही बात बोली कि जो बार ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है इसके लिए नोटिस तो होनी चाहिए ना कि ये प्ली है और उस पर एक इशू फ्रेम होना चाहिए और उस पर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए दोनों पार्टीज को टू गिव देयर कंटेंशंस एंड लीड देयर एविडेंस ऑन दैट पॉइंट. इस केस में ये हुआ ही नहीं है. देन सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द लॉ अबाउट रेस जुडिकाटा कि सेक्शन 11 की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो फुलफिल होनी चाहिए. दैट इज दैट मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू. Prior suit must be between the same parties or persons claiming under them. Parties should have litigated under the same title in earlier suit. The matter in issue in the subsequent suit must have been heard and finally decided in the first suit, and the court trying the former suit must have been a competent court to decide the particular issue in question. To define and clarify the principle of Section 11 of CPC, 8 explanations have been provided. And as far as constructive res judicata goes, the principles of that is incorporated in the explanation 4 to Section 11. और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंग्लिश डिसीजन ऑफ ग्रीन हॉल वर्सेस मलाड कोर्ट किया और उसका एक पैरा कोर्ट किया और बोला, एंड आई एम कोटिंग इट, it would be accurate to say that the res judicata for this purpose is not confined to the issues which the court is actually asked to decide, but it covers the issues or facts which are so clearly part of the subject matter of the litigation and so clearly could have been raised that it would be an abuse of the process of the court to allow a new proceeding to be started in respect of them. Then the Supreme Court quoted a constitution bench judgment of Forward Construction Company and versus Prabhat Mandal. I've already given you this case. So and I'm quoting that para, an adjudication is conclusive and final not only with regards to the actual matter determined, but as to every matter which the parties might and ought to have litigated and have had decided as incidental to or essentially connected with the subject matter of litigation, and every matter coming into the legitimate purview of the original action, both in respect of the matters of claim and defense. Now, Supreme Court, after discussing the law of constructive res judicata, मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता है कि constructive res judicata पे मैं आपको sufficiently पहले ही बता चुका हूँ और वही चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने reiterate की हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि in this case, High Court has not stated that what was the ground of attack that the plaintiff appellant ought to have raised in the first suit, but has failed to raise. ये नहीं बताया. And
देर इज ऑल्सो नो हियरिंग ऑन द पॉइंट ऑफ दिस कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा. एक तो आपने रीजंस भी नहीं दिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पे, कोई हियरिंग भी नहीं हुई, बस आपने वन लाइनर दे दिया बिना किसी रीजन के कि द सेकंड सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा. तो ऐसे नहीं चलता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट से भी एग्री नहीं किया कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इस पर अप्लाई करता है. ठीक है. फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को भी डिस्कस किया कि a suit cannot be dismissed without trial merely because the court is dissatisfied with the conduct of the plaintiff. अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े इलस्ट्रेशन दिए, लेकिन आपके लिए अभी ये जानना इतना ही इंपॉर्टेंट है कि सूट कैन नॉट बी डिसमिस्ड ऑन दिस पॉइंट. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हाई कोर्ट ने फैक्चुअल फाइंडिंग्स इन्फेरेंसेस के बेसिस पे रिकॉर्ड की हैं एंड हैज ब्रांडेड हर एज एन अनस्क्रूपलस पर्सन who abuses the process of the court and the person who utters falsehoods and manipulates document without there being a trial and without there being an opportunity to the plaintiff to explain her conduct. ठीक है, ये तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है. ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक्सप्रेसली दैट सच अ प्रोसीजर इज अपोज टू ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. और फिर उसी के बेसिस पे, एक इन्फेरेंस के बेसिस पे कॉस्ट भी लगा दिया. तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर हाई कोर्ट के सामने कोई ऐसा एविडेंस आता जिससे कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ या डिफेंडेंट इज फाउंड टू बी अनस्क्रूपलस और अनबिकमिंग, तो कोर्ट कैन डिसाइड दैट एट दैट स्टेज, और फिर उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंस फ्लो होते हैं द हाई कोर्ट कैन इम्पोज दैट. ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि शुडंट, कि आप ऐसा कर नहीं सकते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कर सकते हैं, बट उसका एक प्रॉपर तरीका होता है. रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी ध्यान में रखना होता है. बिना किसी बेसिस पे, एक इन्फेरेंसेस के बेसिस पे आपने कह दिया कि शी इज एन अनस्क्रूपलस पर्सन, नाउ दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे. सो ऑल इन ऑल, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट and restored the suit to file of the High Court with a direction to decide the same in accordance with law. तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों, जो आपके पर्पस के लिए मेन पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का भी पॉइंट उड़ा दिया, और मेन जो पॉइंट था ऑर्डर 2 रूल 2 का, उसको भी उड़ा दिया. सो यू हैव अ हिंट कि क्यों ऐसा हुआ, है ना. कॉज ऑफ एक्शन सेम नहीं था, और प्लीडिंग्स पे एस्टैब्लिश नहीं हुआ, और जो प्रिंसिपल्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए. That is why the bar of order 2 rule 2 was not applicable. अब जरा नेक्स्ट केस इन पॉइंट देखते हैं. दिस इज अ केस ऑफ राजेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस धर्म सोनकर. ये वैसे है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट, पर इसमें जितने भी प्रिंसिपल्स यूज हुए हैं, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल्स तो सुप्रीम कोर्ट के ही यूज होंगे, तो दिस वुड ऑल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू नो. अब इसमें जो प्लेंटिफ अपेलेंट हैं, प्लेंटिफ अपेलेंट का नाम है राजेंद्र कुमार अग्रवाल और डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट का नाम है धर्म सोनकर. ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा. नाउ द प्लेंटिफ अपेलेंट के क्लेम के हिसाब से जो रिस्पोंडेंट हैं, दे वर ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट रायपुर. उस प्रॉपर्टी को लेके दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल. अब उस एग्रीमेंट टू सेल के अंडर रिस्पोंडेंट्स ने थोड़ा जो लैंड ओन किया था, वो क्या किया, उसकी पोजेशन में प्लेंटिफ अपेलेंट्स को डाल दिया. ठीक है, और तब उनको पोजीशन में डाला जब उस अग्रीमेंट टू सेल के परसुएंस में उनको कुछ पैसा एडवांस में मिल गया था. अब भाई बाकी का पैसा बकाया था, तो जो प्लेंटिफ अपेलेंट थे वो इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे थे. रिस्पोंडेंट एक दिन नाराज हो गया एंड ही ट्राइड टू डिस्पोजेस द प्लेंटिफ अपेलेंट फ्रॉम दैट लैंड. और उसके बाद अपेलेंट ने एक सूट फाइल किया फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट इन द सिविल कोर्ट. सिविल कोर्ट के अंदर उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन फाइल की अंडर ऑर्डर 23 रूल 3. वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि कॉम्प्रोमाइज में एंटर कर लिए वो कोर्ट के सामने, जहां पे रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट्स अग्रीड टू द सेल ट्रांजैक्शन एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन, और अपेलेंट वाज रेडी एंड विलिंग टू पे द रिमेनिंग अमाउंट, जितना भी एग्रीमेंट टू सेल के अंदर बकाया था. और उस कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे रायपुर के, उन्होंने जजमेंट और डिक्री पास कर दी. अब अपेलेंट ने एक रिक्वेस्ट की फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड, जो पर रिस्पोंडेंट्स जो थे, रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट ने सेल डीड नहीं एग्जीक्यूट की. ठीक है, दे स्टिल नेवर एग्जीक्यूटेड द सेल डीड इवन आफ्टर एंटरिंग इनटू अ कॉम्प्रोमाइज. तो अपेलेंट ने अप्लाई किया फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड. फाइनली इन्होंने एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाला और एक परमानेंट इंजेक्शन was filed against the respondent. Again, कॉम्प्रोमाइज में एंटर करने के बाद इन्होंने बोला रिस्पोंडेंट से कि भैया आप अपना
अपना पार्ट ऑफ द बार्गेन परफॉर्म करो, मतलब सेल डीड एग्जीक्यूट करो। रिस्पोंडेंट ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो प्लेंटिफ ने क्या किया, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और परमानेंट इंजंक्शन फाइल किया रिस्पोंडेंट्स के खिलाफ। ठीक है, अब ट्रायल कोर्ट में ये लोग प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कहलाएंगे। मैं फॉर द सेक ऑफ टर्मिनोलॉजी ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये मैटर हाई कोर्ट के सामने, दे हैव अपीयर्ड बिफोर द हाई कोर्ट एज अपेलेंट एंड रिस्पोंडेंट्स। ठीक है, अपेलेट कोर्ट में द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इज अपेलेंट एंड रिस्पोंडेंट, ट्रायल कोर्ट में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो होती है प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, हालांकि आपको ऑलरेडी पता है लेकिन फिर भी जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए बोल रहा हूँ। अब ये जो सेकेंड सूट था, तो उस सेकेंड सूट में जो रिस्पोंडेंट्स थे, जो रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट, दे एडमिटेड ओनरशिप ओवर द लैंड, बट उन्होंने ये एकदम डिनाई कर दिया कि जो ट्रांजैक्शन और जो एग्जीक्यूशन ऑफ अ बयाना चिट्ठी दैट दे एग्जीक्यूटेड अंडर परसुएंस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, और respondents never handed over the possession of the land to the appellant and parties have not filed a compromise application before the court। ठीक है, तो ये ग्राउंड उन्होंने लिए, वो सब कुछ डिनाई करने लगे एकदम से। जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने जो जजमेंट और डिक्री, जो कॉम्प्रोमाइज जजमेंट और डिक्री जो पास की थी उसको भी चैलेंज किया था हाईकोर्ट के सामने और बताया कि अपील पेंडिंग है। सेकेंड सूट में बता रहे हैं कि उस कॉम्प्रोमाइज डिक्री को लेके एक अपील पेंडिंग है हाईकोर्ट के सामने। फिर इन्होंने एक ग्राउंड लिया ऑर्डर 2 रूल 2 वाला। इन्होंने बोला कि appellant was under an obligation to include all his claims for which he was entitled in the previous suit, but he intentionally omitted to claim specific performance of the contract and thereby he has relinquished his claim for specific performance of the contract। ये कहना था रिस्पोंडेंट्स का। अब बेसिकली उसी के इर्द गिर्द उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट बेस किया और बोला कि ऑर्डर 2 रूल 2 के हिसाब से क्या कहते हैं, जो अपेलेंट प्लेंटिफ का जो सूट है वो मेंटेनेबल नहीं है। फिर वही सब लॉस कोट किए गए जो आप जानते हैं, गुरबख्श सिंह वर्सेस बूरालाल, और फिर ये कि बर्डन टू प्रूव द बार ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 इज ऑन द डिफेंडेंट, फिर प्रोटेक्शन ऑफ प्लेंट एंड प्लीडिंग्स ऑफ द अर्लियर सूट हैज टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इन द सेकंड सूट, एंड an opportunity has to be given to the plaintiff to explain that the second suit is not based on the same cause of action as was based on the previous suit। ठीक है, सारी चीज़ें एस्टैब्लिश करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, फिर एक इश्यू फ्रेम होता है, एसेट्रा एसेट्रा, वही सारी चीज़ें रीइटरेट की गई। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने देखा कि इन द प्रेजेंट केस जो अपेलेंट प्लेंटिफ हैं, ही हैज़ नॉट डिनाइड फाइलिंग ऑफ अ प्रीवियस सूट ऑन द बेसिस ऑफ दैट बयाना चिट्ठी। वो बयाना चिट्ठी एग्जीक्यूट हुई थी अंडर द अग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल के बाद एक बयाना चिट्ठी भी एग्जीक्यूट की थी डिफेंडेंट ने। तो हाई कोर्ट ने देखा कि द प्लेंटिफ हैज नॉट डिनाइड फाइलिंग ऑफ अ प्रीवियस सूट ऑन द बेसिस ऑफ बयाना चिट्ठी फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट, एंड यू नो द एडमिशन इज द बेस्ट एविडेंस टू प्रूव द फैक्ट्स। सो इन द प्रेजेंट केस द appellant plaintiff has not only admitted the factum of previous suit but has pleaded in his plaint specifically and unambiguously। तो बेसिकली इन्होंने कोर्ट के सामने जाके ये एडमिट किया था कि हाँ, इसी बयाना चिट्ठी के बेसिस पे मैंने सूट फाइल किया था, प्रीवियस सूट, और क्या कहते हैं वहाँ पे जो भी रिलीफ मैंने डिमांड की थी वो ये थी। इन्होंने एडमिट कर लिया ये बात। ठीक है, अब यहाँ पे एविडेंस का भी मैटर आ गया कि अगर आप प्लेंट पे या प्लीडिंग्स में कोई मैटर एडमिट करते हैं तो वो उनकी एक हाई एविडेंशियरी वैल्यू होती है एज अपोज टू ट्रायल एडमिशंस। और यू नो इन एविडेंस एक्ट सेक्शन 58 इट सेज फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। तो इन्होंने एडमिट कर लिया ये बात। फिर हाई कोर्ट ने बोला कि जो रिलीफ दैट वाज क्लेम्ड इन द फर्स्ट सूट ऑफ डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन दैट वाज बेस्ड on the बयाना चिट्ठी that was annexed with the agreement to sell। वो बयाना चिट्ठी एग्जीक्यूट हुई थी एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे। उसी alleged agreement to sell के बेसिस पे जो सेकेंड सूट फाइल हुआ है वो भी उसी agreement to sell के बेसिस पे फाइल हुआ है। So the High Court said that virtually in the case of agreement of selling property by one party to another, the most essential relief which could be claimed by the party in whose favor the document is executed would be the performance of the alleged contract बिटवीन द पार्टीज। ऑलराइट, मतलब हाई कोर्ट ये कह रहा है कि यार पिछली प्रोसीडिंग में भी क्या कहते हैं वही एग्रीमेंट टू सेल लगाया गया था, इस प्रोसीडिंग में भी वही एग्रीमेंट टू सेल लगाया रहा है, तो मतलब कॉज ऑफ एक्शन तो दोनों का सेम है ना, दैट इज नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट।
तो सबसे एसेंशियल रिलीफ क्या होती है अगर आप चाहते हैं कि वो लैंड आपको मिले, आप वो लैंड पोजेस करना चाहते हैं, तो सबसे एसेंशियल रिलीफ आपको क्या डिमांड करनी चाहिए थी कि द एग्रीमेंट टू सेल मस्ट बी स्पेसिफिकली परफॉर्म, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको क्लेम करना चाहिए था और आपने वो नहीं किया. Then the High Court said another auxiliary relief based on the right accrued on the basis of such agreement or may accrue in future in cases the first and foremost substantial relief which the party can claim is the suit or specific performance of the contract, because the bare agreement to sale does not give any substantial right to the parties unless the contract is fulfilled and performed in the manner provided. In these circumstances, the most substantive relief based on the agreement available to the plaintiff on the date of filing the first suit was claim of specific performance of the contract by showing his readiness and willingness against the respondents. But admittedly, the appellant herein has not included such claim in his first suit. ये बात प्लेंटिफ ने एडमिट की कोर्ट के सामने कि हाँ मैंने नहीं किया. साथ में appellant herein has not obtained any permission from the court for the exclusion of such claim or reserving his right to claim such relief in the future. ये क्या कहते हैं, ऐसे ओमिशन के लिए उन्होंने कोर्ट से परमिशन भी नहीं ली थी. तो इस सिचुएशन में हाई कोर्ट बोलता है कि आफ्टर डिस्कसिंग द सेम लॉ जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि द क्लेम ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज अवेलेबल टू द प्लेंटिफ एट द टाइम ऑफ द प्रीवियस सूट, but plaintiff intentionally omitted and relinquished such claim without the leave of the court. In these circumstances, the plaintiff appellant herein is precluded from filing the suit and claiming specific performance of the contract against the respondents in accordance with Order 2, Rule 2 of the CPC. ठीक है? So the present suit is not maintainable in the light of Order 2, Rule 2 of the CPC. आपको बेसिकली समझ में आ रहा होगा. उसी एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे आपने एक सूट फाइल किया, ठीक है, आपके पास सबसे बड़ी सब्सटेंशियल रिलीफ जो आपके पास मौजूद थी वो था क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आपने मांगा ही नहीं. ठीक है. सेकंड सूट किस पे बेस्ड है? सेकंड सूट इज आल्सो बेस्ड ऑन द सेम एग्रीमेंट टू सेल. तो जब आपके पास पिछले सूट में ये रिलीफ अवेलेबल थी और आपने नहीं डिमांड की, तो प्रेजेंट सूट में क्या होगा? प्रेजेंट सूट में ऑर्डर 2 रूल 2 का बार तो अप्लाई होना है, क्योंकि non-performance of that specific agreement was the cause of action in the previous suit and the same cause of action is in the second suit as well. है ना? agreement का non-performance is the cause of action, यही तो है cause of action उसका plaintiff का. तो ऐसे में जो सबसे अच्छी रिलीफ जो उसे ऑब्टेन करनी चाहिए थी वो थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पर उसने नहीं क्लेम की. और जो ओमिशन था दैट वाज आल्सो विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट. बिना कोर्ट की अगर लीव ले लिया होता तो सेकेंड सूट इंस्टीट्यूट कर लेता, पर कोर्ट की लीव के बिना उसने किया ओमिशन. ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ? ऑर्डर 2 रूल 2 का बार एप्लीकेबल हो गया. नेक्स्ट जजमेंट कंसिडर करते हैं वो है मेसर्स वर्गो इंडस्ट्रीज इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मेसर्स वेंचर टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, डिसाइडेड ऑन 7 सितंबर 2012. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. अब जरा कुछ केस के ब्रीफ फैक्ट्स आपको बता दूं. इसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो कौन है? वो प्लेंटिफ है. इस केस में रिस्पोंडेंट्स आर द प्लेंटिफ. ठीक, ये ध्यान दीजिएगा. रिस्पोंडेंट्स कौन है इस केस में? मेसर्स वेंचर टेक सॉल्यूशंस, वेंचर टेक सॉल्यूशंस फॉर शॉर्ट, ये प्लेंटिफ थे. और वर्गो इंडस्ट्रीज कौन है? जो अपेलेंट है सुप्रीम कोर्ट के सामने, दे वर बिफोर द ट्रायल कोर्ट एज डिफेंडेंट्स. ठीक है. तो हुआ क्या कि रिस्पोंडेंट्स जो थे वो प्लेंटिफ्स थे और उन्होंने 2005 में मद्रास हाई कोर्ट के सामने सूट फाइल किए थे सीकिंग अ डिक्री ऑफ परमानेंट इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग द अपेलेंट फ्रॉम एलियनेटिंग, एनकम्बरिंग और डीलिंग विद द प्लेंट शेड्यूल प्रॉपर्टीज टू एनी अदर थर्ड पार्टी अदर देन द प्लेंटिफ. सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं. उन्होंने जो मद्रास हाई कोर्ट के सामने क्या कहते हैं जो 2 सूट इंस्टीट्यूट किए थे वो इस चीज को लेके थे कि जो डिफेंडेंट हैं वो ना किसी प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टीज प्लेन्स में मेंशन्ड हैं वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं देंगे या उस प्रॉपर्टी को लेके थर्ड पार्टी से डीलिंग नहीं करेंगे एक्सेप्ट द प्लेंटिफ इटसेल्फ. ठीक है. तो डिफेंडेंट कौन हुए? डिफेंडेंट हुए आपके वर्गो इंडस्ट्रीज और प्लेंटिफ हुए आपके वेंचर टेक सॉल्यूशंस.
ठीक है, और यही सुप्रीम कोर्ट में वर्गो इंडस्ट्रीज अपेलेंट है और वेंचर टेक सॉल्यूशंस इज द रिस्पोंडेंट। तो मतलब डिफेंडेंट अपील पे गए हैं और प्लेंटिफ रिस्पोंडेंट्स हैं। खैर, जो रिलीफ क्लेम की थी प्लेंटिफ ने बिफोर मद्रास हाई कोर्ट was on the basis of two agreements of sale which was entered into by the plaintiff and defendant on 27th July 2005 in respect of two different parcels of immovable property consisting of land and superstructures built thereon on plot number 65 and 66 in Industrial Estate, Chennai. And in each of the suits, plaintiff has stated that under the agreement of sale, different amounts were paid to the defendants. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. In each of the suits, plaintiff has stated that under the agreements of sale, different amount were paid to the defendants. Yet, on the pretext that restrictions on alienation of the suit lands were likely to be issued by Central Excise Department on account of pending revenue demands, the defendants were attempting to frustrate the agreement in question. तो defendants, plaintiff का ये कहना था कि जो defendants हैं, they are trying to frustrate the agreement by taking a false plea कि Central Excise Department को कुछ revenue pending है और इस वजह से जो agreement है अभी perform नहीं हो सकता. So in the suits filed by plaintiff, it was also stated that the period of 6 months, I'll reiterate again. In the suits filed by the plaintiff, it was also stated that as a period of 6 months fixed for execution of the sale deed under the agreements in question was not yet over, the plaintiff is not claiming specific performance of the agreements. The plaintiff accordingly sought the leave of the court to omit the claim of specific performance with the liberty to sue for the said relief at the later point of time if necessary. ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं, ये पॉइंट जरूरी है समझना. जो सूट फाइल किए थे प्लेंटिफ में, उन्हीं सूट में ये भी कहा गया था बाय द प्लेंटिफ कि जो पीरियड ऑफ 6 months है which is fixed for the execution of the sale deeds under agreement to sell in question, वो अभी खत्म नहीं हुआ है और plaintiff is not claiming specific performance of the agreements as of now. तो वो कोर्ट की परमिशन चाहते हैं या कोर्ट की लीव चाहते हैं कि वो आगे चल के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू कर सकें, पर अभी नहीं करना चाहते. ठीक है, तो उन्होंने एक रिलीफ ओमिट की विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. ऑलराइट, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. उसके बाद क्या कहते हैं, 29 मई 2007 को plaintiff filed in the court of district judge seeking a decree against the defendant for execution and registration of the sale deed in respect of the same property and for delivery of possession thereof to the plaintiff. तो अब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में 2 सूट्स फाइल किए थे. ठीक है, पहले इंस्टेंस में ये मद्रास हाई कोर्ट के पास गए थे, अब इन्होंने क्या कहते हैं थोड़ा आगे चल के डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में केस फाइल किए. तो मद्रास हाई कोर्ट के सामने जब इन्होंने केस फाइल किया था तो वो 2005 वो 28/8/2005 और 9/9/2005 को किया था. वाइल जो डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जो इन्होंने केस फाइल किया वो 29/5/2007 को किया था. ठीक है, 2 सूट्स दोनों एक ही दिन में फाइल किए थे बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज. और व्हाट डिड ही डिमांड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट जज? He sought a decree against the defendant for execution and registration of the sale deed in respect of the same property and for delivery of possession thereof to the plaintiff. कौन सी प्रॉपर्टी? ये वही immovable property है which is situated in Industrial Estate, Chennai. जो प्लॉट्स अभी मैंने बताया, प्लॉट नंबर 65, प्लॉट नंबर 66 और उस लैंड और उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर्स बिल्ड थे, उसी प्रॉपर्टी को लेके सूट इंस्टीट्यूट किया है प्लेंटिफ ने. और ये जो लैटर सूट्स थे बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज, उसमें प्लेंटिफ ने मेंशन किया कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम सूट प्रॉपर्टी उन्होंने पहले एक सूट मद्रास हाईकोर्ट के सामने फाइल किया था सीकिंग द रिलीफ ऑफ परमानेंट इंजंक्शन. एज द टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ सेल हैज नॉट इलैप्स्ड, जब मैटर मद्रास हाईकोर्ट के सामने था
or plaintiff were under a bona fide belief कि defendant would perform their agreement and the relief of specific performance was not claimed in those suits. However, in spite of legal notice issued to the defendants, the sale deeds have not yet been executed by the defendants. और उसी की वजह से जो लैटर सूट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज के सामने इंस्टीट्यूट किए गए हैं, इसी की वजह से किए गए हैं क्योंकि इन्होंने अब उस एग्रीमेंट के परसुएंस में परफॉर्म नहीं किया है. अब जब मैटर ऐसा सिचुएटेड था तो जो डिफेंडेंट था इन बोथ द सूट्स, ही मूव टू मद्रास हाई कोर्ट and he filed two separate applications under Article 227 of the Constitution to strike off the plaints जो डिस्ट्रिक्ट जज के सामने इंस्टीट्यूट हुई थी ऑन द ग्राउंड कि जो प्रोविजंस जो कंटेन है इट इज बार्ड अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ सीपीसी. हाई कोर्ट के सामने डिफेंडेंट बोलते हैं कि cause of action in the both sets of suit was the same, namely the refusal or reluctance of the defendant to execute the safe deeds in the terms of the agreements dated 27th July 2005. Therefore, at the time of filing the first sets of suits जो मद्रास हाई कोर्ट के सामने थे, it was open for the plaintiff to claim the relief of specific performance. The plaintiff did not seek the relief, nor the leave was granted by the Madras High Court. In such circumstances, according to the defendant petitioner, the suits filed by the plaintiff for the specific performance in the latter suits जो district judge के सामने है, they are barred by the provision of order 2 rule 2 sub rule 3 of CPC. मतलब ये है कि वो रिलीफ ये इनके पास पहले अवेलेबल थी पर इन्होंने नहीं क्लेम की. अब हाई कोर्ट ऑन कंसिडरेशन ऑफ द केस बिफोर इट, ये जो रिट पिटीशन के सामने गया आर्टिकल 227 में और सीपीसी का जो ग्राउंड उठाया गया उनके सामने, तो उसके बेसिस पे हाई कोर्ट ने कंसिडर किया कि जो पहला सूट जो मद्रास हाई कोर्ट के सामने जो पहले दो सूट फाइल हुए थे उसमें जो टाइम स्टिपुलेटेड था इन परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड वो तब तक एक्सपायर नहीं हुआ था. सो देयर फॉर द कॉज ऑफ एक्शन फॉर सीकिंग द रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अभी मैच्योर नहीं हुई थी क्योंकि अभी कुछ पीरियड बाकी था, तभी प्लेंटिफ ने कह दिया कि अभी उसको हम क्लेम नहीं करेंगे. सो हेंस द कॉज ऑफ एक्शन हैड नॉट येट मैच्योर्ड. सो अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट, it is only after filing of the aforesaid suits and on the failure of the defendant to execute the sale deed pursuant to legal notice that the cause of action to seek the relief of specific performance had accrued. High Court accordingly took the view that the provisions of Order 2, Rule 2, Sub-Rule 3 of CPC were not attracted to render the subsequent suit filed by the plaintiff. ठीक है, मतलब हाईकोर्ट के हिसाब से वो ऑर्डर 2 रूल 2 नहीं अप्लाई कर रहा. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आर्टिकल 227 में कैसे चले गए इसमें. तो इस पॉइंट को लेके हाई कोर्ट खुद कहता है कि दी जो एप्लीकेशन इन्होंने डिफेंडेंट्स ने फाइल की है अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो मेंटेनेबल नहीं है. एज द डिफेंडेंट हैड द रेमेडी ऑफ अप्रोचिंग द लर्नेड ट्रायल कोर्ट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी, पर क्योंकि हमने इतना एलैबोरेट डिस्कशन कर लिया है और फाइंडिंग्स और कंक्लूजन रिकॉर्ड किए हैं, देन इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू डिसाइड द इशू रेज्ड ऑन मेरिट्स. अब सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को देख रहा है, ठीक है, देख लिया अब उसने. अब वो कहता है कि चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या मैटर है. तो उन्होंने कहा था कि इस मैटर को डील करने से पहले हम देखते हैं कि पहले लॉ क्या है ऑर्डर 2 रूल 2 पे. तो उन्होंने ऑर्डर 2 रूल 2 देखा. उसके बाद बोला कि ऑर्डर 2 का रूल 1 जो है, इट रिक्वायर्स एवरी सूट टू इंक्लूड ऑल ऑफ द क्लेम टू विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन. हाउएवर, plaintiff has an option to relinquish any part of his claim if he chooses to do so. Order 2 Rule 2 contemplates a situation where plaintiff omits to sue or intentionally relinquishes any portion of his claim which he is entitled to make. If the plaintiff so acts, Order 2 Rule 2 of CPC makes it clear that he shall not afterwards sue for the part or portion of the claim that he has so omitted or relinquished. It must be noticed that Order 2 Rule 2 does not contemplate omission or relinquishment of any portion of the plaintiff's claim with the leave of the court so as to entitle him to come back later to seek what has been omitted or relinquished. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो ऑर्डर 2 रूल 2 का जो ओमिशन और रिलिंक्विशमेंट एनी पोर्शन ऑफ द क्लेम है वो वाला पार्ट है, it does not contemplate omission or relinquishment
जो लीव ऑफ द कोर्ट से को लेने के बाद किया गया है. इन अदर वर्ड सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आप ऑर्डर 2 का रूल 2 देखें तो वहां पे ये लाइन नहीं ऑकर होती है, बट इफ ही ओमिट्स एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, जैसे कि सब रूल 3 में होती है. जब आप ऑर्डर 2 का रूल 2 का सब रूल 2 देखें तो उसको एक बार अपनी बेयर एक्ट में देखिए. वहां पे लिखा है where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquishes any portion of his claim जो कि सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बेस्ड है, देन ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन सो ओमिटेड और रिलिंक्विश्ड. यहां पे लीव ऑफ द कोर्ट की कोई लाइन नहीं है. आपने गौर किया होगा, देयर इज नो लाइन एज विद रिगार्ड टू द लीव ऑफ द कोर्ट. हालांकि जो इसके नीचे वाला रूल है वेयर देयर विच डील्स विद ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ, वहां पे आप लीव ऑफ द कोर्ट को लेके यू कैन सू फॉर एनी रिलीफ विच यू सो ओमिटेड. वहां पे आप लीव ऑफ द कोर्ट ले सकते हैं, पर ये लीव ऑफ द कोर्ट वाली लाइन सब रूल 2 में ऑकर नहीं होती है वेयर देयर इज अ रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द क्लेम. उसी के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट कहता है सच अ लीव ऑफ द कोर्ट इज कंटेम्पलेटेड बाय ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 3 इन अ सिचुएशंस where a plaintiff being entitled to more than one relief on a particular cause of action omits to sue for all such relief. In such a situation, the plaintiff is precluded from bringing a subsequent suit to claim the relief earlier omitted, except in a situation where the leave of the court has been obtained. It is therefore clear from the conjoint reading of the provision of Order 2, Rule 2, Sub-Rule 2 and 3 of CPC that these two aforesaid provisions contemplate two different situations, namely where a plaintiff omits or relinquishes a part of the claim which he is entitled to make, and secondly where plaintiff omits or relinquishes one out of several reliefs that he could have claimed in suit. ये दो situations को contemplate करता है जहां पे एक cause of action पे आपने एक part of the claim omit किया है, और दूसरा जब एक cause of action में you omit to sue, you omit or relinquish one of several relief. So the Supreme Court said that it is only in the latter situation where the plaintiff can file a subsequent suit seeking the relief omitted in the earlier suit, provided that at the time of the omission to claim the particular relief he had obtained the leave of the court. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये सिर्फ जो रिलीफ वाली सिचुएशन है उसी में लीव ऑफ द कोर्ट का जो इशू होता है वो अराइज होता है. ठीक है, उससे पहले वाली सिचुएशन में नहीं. So Supreme Court then went on further and said that the object behind enactment of Order 2, Rule 2, Sub-Rule 2 and 3 of CPC is not too far to seek. The rule engrafts a laudable principle that discourages or prohibits vexing the defendant again and again by multiple suits, except in a situation where one of several reliefs, though available to the plaintiff, may not have been claimed for a good reason. A latter suit for such relief is contemplated only with the leave of the court, which leave naturally will be granted upon due satisfaction for the good and sufficient reasons. The situations where bar under Order 2, Rule 2, Sub-Rule 2 and 3 will be attracted have been enumerated in long line of decisions spread over a century now. Though each of the aforesaid decisions contain a clear and precise narration of principles of law arrived at after detailed analysis, the principles laid down in the judgment of the Constitution Bench of Supreme Court in Gurbakht Singh versus Bhura Lal may be usefully recalled. देखिए फिर वही केस आ गया. ठीक है, that is why I said it is a very 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 important case. फिर वही principles reiterate किए. I have already told you. फिर देवाराम versus ईश्वर चंद, फिर Messrs Bengal Waterproof Limited versus Messrs Bombay Waterproof Manufacturing Company, उसकी judgments refer किए. And all in all tried to summarize the cardinal principle और बोला कि the cardinal requirement for the application of the provision contained in Order 2, Rule 2, Sub-Rule 2 and 3 is that the cause of action in the latter suit must be the same as in first suit. ये तो पहली चीज है. It will be wholly unnecessary to enter into any discourse on the true meaning of the expression cause of action, particularly in the view of the clear enunciation by the Supreme Court. Supreme Court ने cause of action की एक छोटी सी definition निकाल के दे दी from Halsbury Laws of England, that cause of action has been defined as a factual situation existence of which entitles one person to obtain from court a remedy against another person. The phrase has been held from the earliest time to include every fact which is material to be proved to entitle the plaintiff to succeed and every fact which a defendant would have a right to traverse.
cause of action has also been taken to mean a particular action, the part of the defendant which gives plaintiff his cause of complaint or a subject matter of grievance found in the action, not merely a technical cause of action. तो वो तो एज अ फॉर्मेलिटी कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर की थी. तब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस पे वापस आया आफ्टर डिस्कसिंग द लॉ. देखिए हमेशा ऐसे ही होगा, आफ्टर डिस्कसिंग द लॉ इट कम्स टू द फैक्ट्स. दैट इज वाई सीपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको लॉ पहले बताऊं, उसके बाद आपको उसका एप्लीकेशन दिखाऊं जिससे आपको समझ में आए. दैट इज वाई आई एम ऑल्सो फॉलोइंग दिस पैटर्न फॉर यू पीपल. सो सुप्रीम कोर्ट came back to the case and said that in the instant case, though leave to sue for the relief of specific performance at the later stage was claimed by the plaintiff from the Madras High Court. जो पहला सूट इन्होंने फाइल किया था, इन्होंने लीव मांगी थी, पर मद्रास हाई कोर्ट ने इनको कोई लीव दी नहीं थी. और ये बात प्लेंटिफ से जब पूछी गई बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो इन्होंने एडमिट भी किया कि हाँ भाई लीव तो मुझे ग्रांट नहीं की गई थी, मैंने बोला था कि मुझे लीव दी जाए, बट द लीव वाज नॉट ग्रांटेड. ध्यान दीजिएगा, प्लेंटिफ ने बोला था कि आई सॉट अ लीव ऑफ द कोर्ट टू ओमिट द क्लेम of the relief of specific performance with the liberty to sue for the said relief at the later point of time if necessary. I sought it. It doesn't mean that I was granted it. ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रांट नहीं की थी, इन्होंने सॉट किया था, बट द लीव वाज नॉट एक्चुअली ग्रांटेड टू हिम. तो इन्होंने बताया था कि मैंने अप्लाई किया था बस उसके लिए. सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए लीव तो आपको उस रिलीफ के लिए कोई मिली थी नहीं. अब हम ये देखते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन क्या दोनों सूट में सेम है या नहीं. वो तो मेन चीज हम देखेंगे कि अगर फर्स्ट और सेकंड सूट सेट ऑफ सूट्स में अगर कॉज ऑफ एक्शन वन एंड द सेम है तभी हम आगे बढ़ेंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने प्लेन्स को रीड किया और फिर जब ओरिजिनल सूट्स जो मद्रास हाईकोर्ट के सामने था और फिर जब इन्होंने जो दूसरे सेट ऑफ सूट्स फाइल किए थे डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, उनको पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला अ रीडिंग ऑफ द प्लेन्स show clear averments to the effect that after execution of the agreement of sale, the plaintiff received a letter from the defendant conveying the information that Central Excise Department was contemplating issuance of notice restraining alienation of property. कि Central Excise Department एक notice देने को contemplate कर रहा है restricting alienation of that property, क्योंकि revenue का amount अभी भी pending है. और जो एडवांस अमाउंट जो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को बाय चेक पे किए थे वो भी लौटा दिए गए थे बाय द डिफेंडेंट. अकॉर्डिंग टू द प्लेंटिफ इट वाज सरप्राइजिंग दैट द डिफेंडेंट इज नाउ टेकिंग दिस स्टैंड, क्योंकि अर्लियर तो उसने रिप्रेजेंट किया था कि जो प्रॉपर्टीज और प्लॉट्स हैं और उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर्स बिल्ड हुए हैं वो क्लियरली मार्केटेबल है. साथ ही साथ जो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट रिसेंट ग्रांट हुआ था वो भी प्लेंटिफ ने देखा था. तो ऑल इन ऑल सारी सिचुएशंस कंसिडर करके प्लेंटिफ को बड़ा सीरियस डाउट हुआ था डिफेंडेंट की विलिंगनेस पे टू परफॉर्म द अग्रीमेंट. तो उसको ये जो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट का रेवेन्यू वाला पॉइंट था जो डिफेंडेंट बता रहा था, उसको ये एकदम लगा कि ये झूठ बोल रहा है. प्लेंटिफ को ये लगा. So the plaintiff seriously doubted the claim made by the defendant regarding the proceedings initiated by Central Excise Department. So, in the aforesaid paragraph of the plaint, it was further averred by the plaintiff that the defendant is finding an excuse to cancel the sale agreement and sell the property to some other third party. वो तीसरी पार्टी को बेचना चाहता है, तभी वो मेरे साथ बहाना बना रहा है. In the aforesaid paragraph of the plaint, it was further stated that in this background, the plaintiff submits that the defendant is attempting to frustrate the agreement entered into between the parties. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों एक ही एग्रीमेंट पे बेस्ड है, कॉज ऑफ एक्शन भी दोनों सेट ऑफ सूट्स में भी सेम है. दोनों सेट ऑफ सूट्स में कॉज ऑफ एक्शन कैसे सेम है? क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन क्या है इस केस में? नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट है ना. तो जब पहले सूट में इन्होंने परमानेंट इंजंक्शन क्लेम किया था तब इनके पास मौका था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने का, पर इन्होंने नहीं मांगा. और फिर इन्होंने ओमिशन के लिए अप्लाई किया, पर हाई कोर्ट ने इन्हें कोई लीव ग्रांट नहीं की थी. दे सॉट फॉर ओमिशन बट द लीव वाज नॉट ग्रांटेड. फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट से डील किया जो आपके भी दिमाग में अराइज हो रहा होगा कि प्लेंटिफ ने बोला था कि उस टाइम पे कॉज ऑफ एक्शन मैच्योर नहीं किया था क्योंकि 6 महीने का पीरियड था एग्रीमेंट के अंदर जिसके अंदर वो सेल डीड एग्जीक्यूट कर सकता था. इस पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने डील किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अकॉर्डिंग टू द प्लेंटिफ द डिमांड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड वाज प्रीमैच्योर and it is only after the expiry of the aforesaid period of time that was fixed in the agreement and upon the failure of the defendant to execute the sale deed despite the legal notice that the cause of action to claim the relief of specific performance accrued. Ye stand found favor with the high court, with Madras High Court. Supreme Court ने बोला कि even though it has found favor with the high court, we yet disagree with this viewpoint. Supreme Court said that a suit claiming a relief to which the plaintiff may become entitled at a subsequent point of time, though may be termed as premature, yet cannot per se be dismissed to be presented on a future date. There is no universal rule to the above effect inasmuch that the question of a suit being premature does not go to the root of the jurisdiction of the court. मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मेरे बिकॉज अ सूट इज प्री मैच्योर, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोर्ट का जुरिसडिक्शन अफेक्ट करता है, तो इस बात के लिए वो पर से इसी बात पर डिसमिस नहीं किया जा सकता कि दैट द सूट इज प्री मैच्योर. एंड फॉर दैट पर्पस सुप्रीम कोर्ट कोटेड द जजमेंट ऑफ विठल बाई लिमिटेड वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. And in that case, the Supreme Court took the view that whether a premature suit is required to be entertained or not is a question of discretion, and unless and until there is a mandatory bar created by a statute which disables the plaintiff from filing the suit on or before a particular date or occurrence of a particular event, the court must weigh and balance several competing factors that are required to be considered, including the question as to whether any useful purpose be served by dismissing the suit as premature, as the same would entitle the plaintiff to file a fresh suit on a subsequent date. सुप्रीम कोर्ट ने फिर जब प्लेंटिफ्स का अटेंशन ड्रॉ किया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में, वहीं से तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रिलीफ निकलती है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप पूरी एक्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि इस पूरी एक्ट में कहीं ये नहीं लिखा है कि यू हैव टू वेट फॉर द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट इन अ सिचुएशन वेयर डिफेंडेंट मे हैव मेड हिज इंटेंशंस क्लियरली ओवर्ट. है ना, अपनी ओवर्ट एक्ट से दिखा दिया है उसने उसके इंटेंशंस क्या हैं, तो आपको कहीं भी नहीं बताता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दैट यू हैव टू वेट फॉर द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, तभी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही बात बोली कि चलिए हाई कोर्ट को वो पॉइंट अच्छा लग गया, बट वी डू नॉट एग्री विद दैट पॉइंट, क्योंकि ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ द सीपीसी एज ऑलरेडी डिस्कस, इसका लॉ ऑलरेडी डिस्कस करने के बाद यू नो दैट इट इज इंटेंडेड टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. अगर वही ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ है देन वी डू नॉट एंटरटेन एनी डाउट दैट द सेम वुड अप्लाई इन द प्रेजेंट सिचुएशन. सो आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट सिंपली सेड consequently we strike off the plaint in the original suit number 202 and 203 of 2007 filed in the file of district judge Thiruvalur. ये जो डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जो केस फाइल हुआ था उसमें जो सेट ऑफ सूट्स फाइल हुए थे, तो दोनों की प्लेंट को स्ट्राइक ऑफ कर दिया बाय अप्लाइंग ऑर्डर 2 रूल 2. ठीक है, बिकॉज देयर वाज अ बार इन रिलेशन टू इट. तो आप देख रहे हैं ये थोड़ा एडवांस केस है, बट ये एडवांस केस भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए. प्रिंसिपल्स वही अप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, तो ये आपको प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन का कुछ इंस्टेंस मैंने दे दिए, ध्यान से सुनिएगा. कुछ डाउट हो, ना समझ में आ रहा हो, बिना हिचक के मुझसे पूछिएगा. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सीपीसी एक बार समझ गए सिविल लॉ आसान हो जाता है. ठीक है, तो समझने पे इसको ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो डिटेल्स हैं विद रिगार्ड टू द प्रिंसिपल्स, आप देख रहे हैं कितनी बार वही जजमेंट्स रिटरेट हो रहे हैं. आपको उन्हीं जजमेंट्स के प्रिंसिपल ध्यान में रखने हैं. ठीक है, और देखिए एग्जामिनेशंस में तो आपको प्रिंसिपल सीधे लिखने हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, डीजीएस में कैसे सॉल्व करेंगे, या प्रैक्टिस में अगर आप अपीयर करेंगे तो आपको ये सारी सिचुएशन इन्फोर्स देखनी पड़ेंगी और डील करनी पड़ेंगी. तो आपको ये सारी चीज़ें अभी से जाननी है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर 2 रूल 2 कॉम्प्लेक्स है, पर ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना समझ पाए. ठीक है, तो जस्ट इन केस ऑफ डाउट यू कैन अप्रोच मी. दैट इज इट फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो.